कॉपी कलम निकाल लीजिए, समझे कि नहीं? कॉपी कलम निकालिए, फटाक से कॉपी कलम निकालिए। आज इतिहास का हम आपको कक्षा 10वीं का लघु और दीर्घोत्तर ये प्रश्न पढ़ाएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद याद नहीं करना पड़ेगा बाबू, याद नहीं करना है। कॉपी कलम निकालिए, चलते हैं स्टडी की तरफ। और आज तहलका मचा देना है, गर्दा मचा देना है बाबू। एग्जाम में हम लोग को बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी करना है एकदम जम करके। कॉपी कलम निकालिए, ले करके बैठिए कॉपी कलम, और चलते हैं तैयारी करने। यूरोप में राष्ट्रवाद का लघु और दीर्घोत्तर पढ़ेंगे एकदम झटकास तरीके से, सब क्वेश्चन याद करवा देंगे, समझे कि नहीं? तो कॉपी कलम निकालिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए। और नए हैं चैनल पर तो बाबू प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे कि नहीं? देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है आज? सबसे पहला क्वेश्चन है इतिहास का। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि आखिर राष्ट्रवाद क्या है? तो अपने देश के लिए, देखिए लाइन याद रखिए, अपने देश के लिए मर मिटने के भाव को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और एकता की भावना होती है। यह हमें अपने पर, आप पर गर्व कराती है कि हम फलाने देश के निवासी हैं, है ना? यह लोगों को अपने देश पर गर्व कराती है। इसी भावना से लोग देश की उन्नति करते हैं, सुरक्षा करते हैं और आजादी के लिए मिल करके काम करते हैं। मेरे वीडियो को आप 4 बार देख लीजिएगा, आपको मैं गारंटी देता हूं एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, 4 बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? मूल बात क्या याद रखना है, पता चल गया। सबसे पहला बात कि अपने देश के लिए मर मिटने का भाव राष्ट्रवाद कहलाता है। प्रेम, सम्मान और एकता की भावना ही राष्ट्रवाद है। हमें यह अपने आप पर गर्व कराता है। इसी के चलते, इसी भावना के चलते लोग उन्नति, सुरक्षा और आजादी के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लिख दीजिएगा बाबू, एग्जाम में गारंटी है नंबर मिलेगा। रट लीजिए मेरे पीछे पीछे बाबू, समझे कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेजनी कौन था? सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। मेजनी कौन था? ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन रहता है सर बाबू। ये मेजनी जो है इटली का महान लेखक और देशभक्त था। मेजनी जो है इटली का महान लेखक और देशभक्त था। उसे इटली का मसीहा कहा जाता था, उसे इटली का मसीहा कहा जाता था। याद करवा देंगे बाबू, चुटकी में याद होगा, वो चुटकी में याद होगा। मेजनी कौन था? इटली का एकीकरण का लेखक था, महान लेखक था, देशभक्त था। इटली के एकीकरण का उसको मसीहा कहा जाता था। उसने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नाम के गुप्त संगठन का स्थापना किया था। गुप्त संगठन का स्थापना किया था, गुप्त संगठन का स्थापना किया था। इसमें याद रखना है 1831, 1834। आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा तरीका आपको कैसा लगता है, प्लीज बताना। और कॉपी कलम निकाल करके बैठ, क्वेश्चन लिख, सोच, जो बोला है सुन और अपने से लिख डाल, ठीक ना? समझे कि नहीं? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख। मेटरनिक युग क्या है? वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, बिहार बोर्ड वीवीआई क्वेश्चन, ब्रेकिंग न्यूज वीवीआई क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर जो था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर जो कि बहुत खच्चर था, इसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। उसके शासनकाल को, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक के शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। उसने 1815 से शासन शुरू किया था और 1848 तक उसका शासन था। याद रखने का बाबू, 1815 में शुरू हुआ, 1848 में खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक के शासन काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। उसने, मेटरनिक ने पुराने व्यवस्था का समर्थन किया था, यानी वह पुराने विचार पर चलता था, पुराने विचार का समर्थन करता था। जो मन हो लिखिए, जो मन हो लिखिए, खाली अपने से लिखिए, याद रखिए। और वह लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का कड़ा विरोध करता था, यानी वह पुराने व्यवस्था का समर्थन करता था, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विरोधी था। उसका नाम मेटरनिक था। मेरे तरीके से पढ़ोगे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं याद होगा। अपने मन से चाहोगे तो जितना चाहो उतना लिख सकते हो, समझे कि नहीं? तो ये हम लोग का आज का यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का पूरा हम डीपली जो है आपको क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में प्रश्न उत्तर ही पूछता है बाद में, तो इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से, सब कुछ समझ लीजिएगा, ठीक ना? गेरिबाल्डी, इसके कार्य के बारे में आपको पूछेगा है। अब इसके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन किया गया,
गेरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता था। गेरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता था। तलवार वर्ड याद रखिएगा। उसने लाल कुर्ती नाम का सेना बनाया था। लाल कुर्ती नाम का संगठन बनाया था सेना को मजबूत करने के लिए। याद रखिएगा, लाल कुर्ती नाम का सेना का गठन किया था सेना को मजबूत बनाने के लिए। उसने अपने सेना की मदद से सिसिली और नेपल्स को जीतकर इटली में मिला दिया। याद रखिएगा, उसने अपनी सेना की मदद से सिसिली और नेपल्स को जीतकर इटली में मिलाने का काम किया था। इटली का तलवार माना जाता था इटली के एकीकरण का। याद रखना है, लाल कुर्ती संगठन स्थापित किया था गेरिबाल्डी। अरे भैया, इतने बात से तो भाई 3-4 लाइन आराम से लिखा जाता है बाबू। अब बताओ, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? छापते हो, छापते का होगा, छापो मत, सीखो। 1848 की फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? इस क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? क्वेश्चन देखिए, 1848 में था लुई फिलिप ऐसा था राजा जो कि असफल था। उसका कोई राजा वाला जो है उसमें गुण नहीं था। सही में कह रहे, लुई फिलिप के अंदर राजा वाला कोई गुण ही नहीं था। वो असफल था, एकदम असफल था। और उसके शासन में जब राजा था तो उस टाइम में गरीबी था, बेरोजगारी था, भूखमरी था। जनता जो है तंग आ गया, तंग आकर विद्रोह के रास्ता पर उतर गया। पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति 1848 के ठीक कारण था, सोझे लिखना है। उस 1848 के समय फ्रांस का राजा लुई फिलिप था। फ्रांस का राजा कौन था? लुई फिलिप था। उसकी नीति असफल थी। उसके समय में देश में भूखमरी था, बेरोजगारी था, महंगाई था, जनता त्रस्त हो गया था। फिर जनता ने क्या किया? समस्या से तंग आकर विद्रोह को शुरू कर दिया। इसका नाम क्या पड़ा? 1848 की जुलाई क्रांति। याद रखिएगा। अब है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, वियना कांग्रेस जो था, ये वियना है था कहाँ? सबसे पहले याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया में था। सबसे पहली बात ऑस्ट्रिया में था। याद रखना है बाबू, बात को याद रखिए। वियना कांग्रेस की स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था। पहला लाइन लिखिएगा। इसका लक्ष्य क्या था? नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव को खत्म करना, यानी नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार को खत्म करके पुराने व्यवस्था को फिर से लागू करना। नेपोलियन द्वारा बनाए गए व्यवस्था को खत्म करके फिर से पुराने व्यवस्था को लागू करना है। कैसे नहीं लिखाएगा बाबू? 1 लाइन 2 लाइन लिखा, 3-3 लाइन लिख सकते हैं आप। ठीक है। इसका आदेश था यूरोप में पुरानी राजशाही व्यवस्था को दोबारा स्थापित करना, यानी नेपोलियन के बदलाव को खत्म करना और फिर से यूरोप में राजा वाला शासन को दोबारा लागू करना ही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। लिख दीजिएगा, एकदम आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा, चला मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है। छठा पढ़ लिए, 7 पद। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं? जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए बाबू, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? देखिए, जर्मन जो था उसको 300 छोटा बड़का राज्य में बांट दिया गया था। 300 छोटे बड़े राज्यों में बांट दिया गया था। वहां पे जो है शासन, यानी राजनीति मतभेद, शासन और धार्मिक मतभेद था, यानी कि शासन के मामले में और धर्म के मामले में बहुत सारा मतभेद था। वहां पर शासन और धार्मिक मतभेद था, मतभेद था। याद करो ना भैया, जर्मनी को 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा गया था। ध्यान कहाँ है तेरा? ध्यान कहाँ है तेरा? मास्टर भाई तेरा ध्यान दे। उसके बाद ऑस्ट्रिया का शक्तिशाली हस्तक्षेप और शासकों की अपनी स्वार्थपूर्ण नीतियां की कमी में बड़ी बाधा। तो भैया मेरे सबसे बड़का बात, पहलू का लाइन लिखिएगा। जर्मनी 300 छोटा बड़का राज्य में बटा हुआ था। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा लाइन लिखिएगा कि वहां पे जो राज्यों में राजनीतिक और धार्मिक मतभेद था। ऑस्ट्रेलिया उसमें हस्तक्षेप किया था। ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी एक हो, अतः ऑस्ट्रेलिया जर्मनी का सबसे बड़ा बाधक था। हो गया, 3-4 लाइन लिख दिए तो अब क्या लिखिएगा? पूरा पन्ना भर दीजिएगा, ऐसे ही पन्ना भर दीजिएगा। ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त और लौह नीति क्या थी? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने किया था।
सबसे पहले याद रखिएगा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसका सिद्धांत था जर्मनी का एकीकरण केवल भाषण से नहीं बल्कि सेना के बल पर, हथियार के बल पर, युद्ध के द्वारा ही संभव है। तो रक्त और लौह की नीति क्या थी? रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क के द्वारा बनाया गया था। इस नीति के द्वारा यह कहा गया था कि इटली का जो है एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण सिर्फ भाषण से नहीं होगा बल्कि सेना और युद्ध के द्वारा ही यह संभव है। इसी को रक्त और लौह की नीति कहते हैं। चला याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। गारंटी दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन याद करवा देंगे। पूरा इतिहास का जितना पार्ट है सब चीज दिमाग में घुसा देंगे एकदम। सरिया घर देखते रहिए, बढ़िया से देखिए, भागे ही नहीं, ठीक है एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए। हो गया 8 क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी आ गया। प्रश्न एक क्या है? इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गेरिबाल्दी के कार्यों की चर्चा करिए। भैया इसमें 3 आदमी के बारे में लिखना है, मेजनी के बारे में, काबुल के बारे में और गेरिबाल्दी के बारे में। तीनों के बारे में लिख देंगे, दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले मेजनी के बारे में लिखिएगा। मेजनी के बारे में शुरू में पढ़ाया, वो भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा कि मेजनी ने इटली के लोगों को देशभक्ति की भावना को कूट कूट कर भरा। मतलब ये नहीं कि मेजनी ने कूट कूट के भरा, मतलब मार मार के भरा। देखिएगा मेजनी ने देखिएगा मेजनी ने इटली के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को कूट कूट कर भरा, ठीक है। उसने यंग इटली और यंग यूरोप नाम की संस्था बनाई और उसने लोगों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया। वह सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने रास्ता बनाने का काम किया। वह सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने रास्ता बनाने का काम किया। इतना लिखना पड़ेगा मेजनी के बारे में। मेजनी के बारे में इतना लिखने का, क्या समझा? इतना लिखने का। मेजनी इटली का वो शुरू वाला भी लिख सकता है कि मेजनी इटली का महान लेखक था, महान क्रांतिकारी था। उसने यंग यूरोप, यंग इटली की स्थापना की थी। उसने इटली के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को कूट कूट कर भरा था। भले ही वो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन उसने इटली को एक करने का रास्ता बनाया था। इतना बात आपको मेजनी में लिखना है। इतना किसमें लिखना है बाबू रे? मेजनी में। उसको मसीहा कहा जाता था इटली का। इतना बात लिखना और ये सब लाइन लिख दीजिएगा ना मेजनी के बारे में। हो गया भैया। अब नेक्स्ट देखिए क्या मेजनी के बारे में लिख दिए। अब लिखना है काबुल के बारे में। देखिए इटली का दिमाग कहा जाता है किसको? काबुल। देखिए काउंट काबुल को इटली का दिमाग कहा जाता था। सबसे पहले वह एक बहुत ही चालाक कूटनीतिज्ञ था। काउंट काबुल को इटली का दिमाग कहा जाता था। वो बहुत ही चालाक कूटनीतिज्ञ था। उसने सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था। यानी कहाँ का प्रधानमंत्री था? इटली के किस इलाके का? तो सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री। दोनों शब्द याद कर लीजिए, घुसा लीजिए। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था। हाँ, वह उसे पता था कि जब तक हम ऑस्ट्रिया को नहीं हराएंगे हम इटली का एकीकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसने फ्रांस के साथ दोस्ती किया और ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराया। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा बाबू। थोड़ा थोड़ा तो बाबू लिखना ही पड़ेगा, कहीं कहीं तो कुछ कुछ याद करना ही पड़ेगा। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था। ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा बाधक मानता था। वह चाहता था कि ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराए। इसके उसने फ्रांस के साथ दोस्ती किया। फ्रांस के साथ दोस्ती करने के बाद ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया और इस तरह से उत्तरी और मध्य इटली को आपस में मिला दिया। हो गया बात। इतना लिखना है। समझे कि नहीं? वेरी गुड। समझे कि नहीं भैया? सो बताइए कहाँ लिखना है। बैक करके फिर सुनिए भैया, बैक करके फिर सुनिए क्या बोले हैं। ठीक है, अब है तीसरा। मेजनी हो गया, काबुल हो गया। अब लिखना है गेरिबाल्दी के बारे में। इसके बारे में गेरिबाल्दी। तो मेजनी को क्या कहा जाता था? मसीहा। ठीक है ना। काबुल को क्या कहा था? ये काबुल जो है उसको दिमाग कहा जाता था। और गेरिबाल्दी जो था उसको कहा जाता था तलवार। इटली का 3 आदमी था। एक को मसीहा कहा गया, एक को इटली का दिमाग कहा गया क्योंकि चालाक था, और एक को तलवार कहा गया। गेरिबाल्दी जो था उसने क्या किया? तो लाल कुर्ती नाम के संगठन का स्थापना किया और उसने दक्षिण इटली के राज्य सिसिली और नेपल्स को जीतकर वहां के राजा विक्टर इमैनुअल को दे दिया। उसने अपनी जीती हुई सारी रियासत और धन देश के नाम समर्पित कर दिया। महान है से गेरिबाल्दी।
महानहर से गिरिबाल्डी को, मध्य इटली उत्तरी इटली को कौन एकीकरण किया? काबूल। प्रयास शुरू में कौन किया? मेजनी। चालाकी से सब कौन किया? काबूल, फ्रांस के साथ दोस्ती करके। और उसके बाद गिरिबाल्डी ने क्या किया? सेना के दम पर, युद्ध के दम पर चला, युद्ध के दम पर लालपुर के नाम के संगठन की स्थापना किया। सेना के बल पर, युद्ध के बल पर उसने सिसिली और नेपल्स को जीत करके, सिसिली और नेपल्स को जीत करके विक्टर इमैनुअल को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। और उसने अपना सारा रियासत, सारा संपत्ति देश के नाम कर दिया। इतना लिख दीजिएगा ना, खाली नहीं समझे, सुनिए बाबू, बैक कर करके सुनिए, ठीक है? कहाँ ध्यान था लोग का? अब है इसका निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। योगदान के बाद क्या लिखना पड़ेगा? निष्कर्ष। इस प्रकार मेजनी की राष्ट्रवाद की भावना, काबूल की चतुर कूटनीति, चालाकी वाला कूटनीति, और गिरिबाल्डी का सेना का शक्ति, इससे 1871 में हमारा जो इटली था उसका एकीकरण पूर्ण हुआ। ये तीनों जो है इटली के महापुरुष थे, मेजनी, काबूल और तीसरा गिरिबाल्डी। बुझ गए बात? मेजनी मसीहा, काउंट काबूल चतुर चालाक कूटनीतिज्ञ, गिरिबाल्डी शक्तिशाली सेना में विश्वास रखने वाला। समझे कि नहीं? हम लोग का पहला प्रश्न हो गया। चलते हैं, बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये बहुत भिव्याय है, बहुत भिव्याय, बहुत भिव्याय बात। लिखिएगा कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किया। सोचे लिखिएगा, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किया। और इस दौरान उसने 3 युद्ध किए जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है। लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पहला युद्ध डेनमार्क का युद्ध। डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था? 1864। कब हुआ था? 1864। याद रखिएगा, स्लेस्विग और होल्स्टीन प्रांतों पर इस युद्ध के द्वारा उसने कब्जा किया था। ये नाम सब तो बाबू याद रखना पड़ेगा आपको। दूसरा किया था सेडोवा का युद्ध। इसमें प्रसा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जर्मन राज्य को से प्रभाव समाप्त हुआ। सेडोवा के युद्ध में क्या हुआ कि प्रसा ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। डेनमार्क का युद्ध, डेनमार्क के युद्ध में क्या हुआ? स्लेस्विग और होल्स्टीन, स्लेस्विग और होल्स्टीन प्रांतों को जीता गया। सेडोवा के युद्ध 1866 में हुआ। फ्रांस ने प्रसा ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जर्मन से भगा दिया। सीधे लिखेगा, प्रसा ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जर्मन से हटा दिया। हो गया। तीसरा युद्ध जिसने किया था, देखिए तीसरा युद्ध जिसका था वो था सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध ये प्रसा और फ्रांस में हुआ था। इससे पिछला वाला जो युद्ध था सेडोवा का युद्ध, वो प्रसा और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसमें प्रसा और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इसमें फ्रांस की हार, इसने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद फ्रांस को हराया। और 10 मई 1871 को एक फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसके तहत वर्साई के महल में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। यानी 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और राजा के महल में विलियम प्रथम को जर्मनी का क्या घोषित कर दिया गया? तो सम्राट घोषित कर दिया गया। इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ नाम याद करना पड़ेगा। क्योंकि 1 और 2 क्वेश्चन तो भाई थोड़ा रहेगा इस टाइप का, है कि नहीं? लेकिन गारंटी है, अगर पढ़ लीजिएगा मन लगा के तो एकदम याद हो जाएगा। गारंटी है देसी गुरु जी का। समझे कि नहीं? अब यूनानी सभ्यता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। भी क्वेश्चन बहुत भी आए। देखिए, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन करते हैं, यानी यूरोप के अंदर जो मानव जो जन्म लिया, सभ्यता जो शुरू हुआ, उसको पालने का काम कहाँ से शुरू हुआ था? यूनान से। इतना बात आपको याद है। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहते हैं। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहते हैं। परंतु इस पर तुर्की का क्या था? कंट्रोल था, ऑटोमन साम्राज्य था। तो यूनान पर तुर्की का कब्जा था, तुर्की का कब्जा था। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर यहाँ के लोग 1821 ईस्वी में विद्रोह शुरू किए। तो पहला बात लिखिएगा, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है। इस जगह पर तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। फिर यूनान के लोग जर्मनी और इटली के एकीकरण से प्रेरित होकर के 1821 ईस्वी में विद्रोह शुरू किए। ईसाई देश होने के कारण इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने भी
ईसाई था, यूनान देश ईसाई था, इसलिए इसको किस किस देश ने मदद किया? चिन्ह याद रखिए आप, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने भी यूनान को मदद किया। इतना बात पहला स्टेप में लिखना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे बाबू? अब उसके बाद देखिए गारंटी है, चला याद करवा देंगे। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखेगा? युद्ध तो शुरू हो गया। उसके बाद लिखेगा कि नवरीनों की खाड़ी के युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की संयुक्त नौसैनिक कार्रवाई से, यानी वो जगह कौन था जहां पे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मदद किया था यूनान को? उस जगह का नाम याद रखो, नवारीनों की खाड़ी। नवारीनों की खाड़ी, उस जगह का नाम याद रखने का बाबू, नाम याद रखने का। नवारीनों की खाड़ी में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस ने यूनान का मदद किया और तुर्की की सेना यानी ओटोमन साम्राज्य हार गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, यानी देश आजाद हो गया। यूनान कब आजाद हुआ? 1832 में आजाद हुआ। कब आजाद हुआ बाबू रे? 1832 में आजाद हुआ। किस संधि के द्वारा हुआ? तो कुस्तुनतुनिया की संधि के साथ। ठीक है, ये वाला कुछ समय था। बिस्मार्क वाला में जर्मनी जो था वो किस संधि के साथ हुआ था? फ्रैंकफर्ट संधि के साथ। और आपको याद कर लेना है सब। ये पहला ये आपको पहला क्वेश्चन है, यूनानी सभ्यता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। पहला आपको याद रखना है, यूरोपीय सभ्यता का इसको पालन करते थे। यहाँ पर तुर्की वालों का कब्जा था ऑटोमन साम्राज्य का। फिर यहाँ पे लोगों के अंदर जो है फ्रांस की क्रांति के बाद प्रेरणा जगा, यहाँ के लोगों ने जो है आंदोलन करने का कार्य किया। उसमें रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसको मदद किया। दूसरा, अब उसके बाद लिखेगा पॉइंट बना दीजिएगा, और उसका लिखेगा युद्ध का अंत, पॉइंट बना तो लिखेगा नवारीनों की खाड़ी में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ मिलकर तुर्की को हरा दिया। फिर परिणाम लिखेगा अंततः 1832 में लिख दीजिएगा कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान एक आजाद देश घोषित हो गया। ये आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको हम इतना पढ़ा दिए, ये आपका द इंड हो गया। अब हम लोग इसके बाद इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बाबू। इसका सेकंड चैप्टर इतिहास का पढ़ेंगे। प्लीज आप लोग रेडी रहिएगा पढ़ने के लिए, तैयार रहिएगा। भूगोल का चैप्टर बाय चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। भूगोल का एक लाइन से 7-8 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए बाबू इतिहास का, गर्दा मचा देना एग्जाम में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।